नमस्कार, जय हिंद। जीएस फोरम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए असंबद्धताएं आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूगोल के अंतर्गत असंबद्धताओं को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत के बारे में बताया था कि कौन कौन से आर्टिफिशियल सोर्स हैं और कौन कौन से उसके लिए नेचुरल सोर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को यही देखना है कि कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिकैप करवाएं ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हम सरफेस से लेकर पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचते हैं, जो कि पृथ्वी का सेंटर 6371 किलोमीटर तक होता है। जैसे कि यहाँ पर है सरफेस, पृथ्वी का सरफेस है, और इसके बाद हम लोग जब नीचे पहुँचते हैं, यानी कि हमको कुल दूरी जो तय करनी होती है वो होता है 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम कहाँ पहुँचते हैं? पृथ्वी के केंद्र पर। अब सरफेस से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम गहराई तक हम लोग पहुँचे हैं वो करीब 12 किलोमीटर तक पहुँचे हैं, और वो भी आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जब हम सरफेस से लेकर नीचे तक पहुँचते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने का कोई भी खास सोर्स नहीं है जिसके आधार पर हम आपको बता सकें कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में क्या मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी विधा है जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में क्या मौजूद हैं, और वो विधा और वो शाखा होती है भूकंप विज्ञान। जी हाँ, भूकंप विज्ञान के ज़रिए आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या मौजूद हैं। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि हम 3 प्रकार की वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम पी, एस और एल वेव्स कहते हैं। इन्हीं पी, एस और एल वेव्स के ज़रिए ही हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में किस तरह की चट्टानें मौजूद हैं या किस तरह के पदार्थ वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी सिस्मिक वेव्स होती हैं, चाहे हम पी की बात करें, चाहे एस की बात करें, या फिर सरफेस पर चलने वाली एल वेव्स की बात करें, ये सभी तरंगें डायरेक्टली संबंधित होती हैं किससे? चट्टानों की प्रकृति से। यहाँ पर जिस प्रकार की चट्टानें मौजूद होती हैं उसी तरह से इनकी गति भी कम और ज़्यादा होती रहती है। आपको पता है कि जो यहाँ की प्रकृति, यानी कि अगर कोई चट्टान बहुत ज़्यादा ठोस है तो वहाँ पर सिस्मिक वेव्स का जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारे चट्टानों या पदार्थों का जो सॉलिड पार्ट होता है, या जितना ही ज़्यादा वो रिजिड होती है, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे जैसे उसकी रिजिडिटी कम होती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती चलती है। इसीलिए हम जानते हैं कि जो ऊपरी पार्ट होता है, यानी कि क्रस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पर चट्टानों थोड़ी सी वहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो कम ज़रूर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पहुँचते हैं वैसे वैसे इनकी गतियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं, बल्कि जो चट्टानें मौजूद हैं उसके नेचर के अनुसार ये परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ तक बातें आपको ये समझ में आई कि कोई भी अगर क्षेत्र है वहाँ पर चट्टानें कैसी हैं, ये पी, एस और एल वेव्स के ज़रिए हम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि भूकंप विज्ञान से हम किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, या हम दूसरे फॉर्म में सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय सोर्स कौन सा है, तो वो आप लगाएंगे सिस्मिक वेव्स या भूकंप विज्ञान को। यहाँ पर आपका सवाल का आंसर ये होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। जब हम यहाँ सरफेस से लेकर सेंटर तक पहुँचते हैं तो हमें डिफरेंट लेयर मिलती हैं, और उन डिफरेंट लेयर्स में ही क्या होता है? एक को हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को कहते हैं मेंटल, या हिंदी में इसको प्रवार कहते हैं, और उसके बाद थर्ड और लास्ट होता है कोर, या फिर इसी को हिंदी में क्रोड कहा जाता है।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर जो क्रस्ट वाला एरिया है इसकी मोटाई कितनी होती है। तो क्रस्ट वाले एरिया की मोटाई बहुत सारे जगहों पर ये वेरिएट करती है, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। ये कम और ज़्यादा कैसे होता है, अब हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर कहाँ पर कम होती है और कहाँ पर ये ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि जो सरफेस वाला एरिया है, ये अगर हम मान लीजिए सरफेस बना रहे हैं तो सरफेस का मतलब है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ से जो लोग रहते हैं, मान लीजिए कि मानव सभ्यता का यहाँ पर उद्भव हुआ है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक प्लेन हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि इसी सरफेस पर ही कहीं कहीं पर आपको महासागर भी मिलेंगे और इसी पर ही कहीं कहीं आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये भी तो आपके क्रस्ट वाले पार्ट में ही इंक्लूड होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, जो महासागर वाला है उसको भी हम क्रस्ट में ही इंक्लूड करेंगे। कहीं कहीं पर देखा जाता है, कहा जाता है कि सियाल परत जो होती है वो कहीं कहीं पर महासागरों में एकदम से एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। उसका कारण भी क्या होता है, यही होता है चूँकि वहाँ पर क्रस्ट की मोटाई बहुत कम होती है और अमूमन ये मान लिया जाता है कि वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इतना को हम अगर क्रस्ट बनाते हैं, तो अगर इतने पार्ट को हम क्रस्ट बनाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो मोटाई बहुत कम हो गई, लेकिन यहाँ पर मोटाई क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर मोटाई क्या है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के डिफरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इस वाले यानी कि महासागरीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर मोटाई आपको 5 से 7 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बहुत किलोमीटर के पीछे परेशान ना हो, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझना है कि जहाँ महासागर होगा वहाँ पर मोटाई इसकी थोड़ी सी कम होगी और जहाँ पर बिल्कुल प्लेन होगा वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होगा वहाँ पर मोटाई उसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम पूरे क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो ऑन एवरेज हम इसको 33 किलोमीटर लेते हैं, 33 किलोमीटर। तो यहाँ से यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से लेकर के जब हम नीचे तक आते हैं तो इसकी मोटाई हमको एवरेज कितनी मिलती है, 33 किलोमीटर मिल जाती है। अब यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी हमने असंबद्धताएं लिखी हैं। पहले तो समझना है कि आखिर ये असंबद्धता क्या होती है। जब कोई सिस्मिक वेव्स सरफेस से लेकर के अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, वो फैलने लगती है, तो क्या होता है कि उसकी जो दिशाएं हैं या उसके फिर स्पीड हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि चट्टानों की जो रिजिडिटी है वो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तित होती है। तो सामान्य सी बात है कि उसके जो स्पीड है, जो नेचर है, उन सभी में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए वो क्या होती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। मतलब जिस स्पीड से चल रही होती है वो उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है। तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो क्रस्ट का ऊपरी वाला पोर्शन होता है वहाँ पर डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, नीचे आते हैं तो डेंसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसका जिक्र हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पर बेसिकली आपको समझना है कि कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं। तो आप देख रहे हैं क्रस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर और लोअर क्रस्ट। तो अपर और लोअर क्रस्ट में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका नाम होता है कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बाद जब हम बढ़ेंगे और एक लेयर यानी कि क्रस्ट को छोड़ करके हम जब मेंटल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है, वहाँ पर भी डिसकंटिन्यू होता है। और उसके बाद हमको क्या मिलती है, मोहो असंबद्धता। एक चीज़ यहाँ पर आप और समझना है कि जैसे ही हम निचले क्रस्ट के बाद पहुँचते हैं और अपर मेंटल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वाला जो 100 से 200 किलोमीटर का एरिया होता है, 100 से
200 किलोमीटर का एरिया होता है। यहाँ पर लो वेलोसिटी जोन होता है, यहाँ पर गति सबसे कम होती है, क्योंकि इसकी जो नेचर होता है वो जमे हुए घी या फिर सेमी लिक्विड की तरह होता है, तो यहाँ पर हम इसको लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। इसके बाद जब हम फिर आगे बढ़ेंगे तो अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल आता है, तो यहाँ पर भी इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, रिपीटी असंबद्धता। फिर लोअर मेंटल से अपर क्रोड में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। फिर इसके बाद अपर क्रोड से लोअर क्रोड में पहुंचते हैं तो वहां पर भी आपको एक असंबद्धता दिखती है, वो होता है लेहमैन। अब इसको समझना है कि हमें याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं और कुछ आपको प्रैक्टिकल इस चार्ट के जरिए, इस फिगर के जरिए आपको समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रस्ट को कौन कौन अलग करता है, तो कोनार्ड क्रस्ट को अलग करेगा। फिर इसके बाद मेंटल को कहा जाता है कि किसी का मेंटल थोड़ा सा ढीला है या स्क्रूज का ढीला है, तो यहाँ पर रिपीटी जो स्क्रू होता है उसको हम लोग अक्सर रिपीटी भी कहते हैं। तो मेंटल को सही करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो वो रिपीटी की होती है। यानी कि मेंटल को सही कौन करता है, यानी दोनों मेंटल के बीच में कौन है, रिपीटी है। आप अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो चुंबकत्व की तरह काम करता है, मैग्नेटिज्म होता है उसमें, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, लेहमैन को याद रखेंगे, यानी इसको हम लोहे से जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कोर और मेंटल के बीच में कौन है, तो वो होता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और फिर उसके बाद मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन होता है, मोहो असंबद्धता। तो यहाँ से आपको एक सवाल, दो सवाल ज़रूर मिलते हैं, इसको आप एक बार दो बार ज़रूर याद करिए, समझिए उसको और याद करने की कोशिश करिए। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको मिले वो आप ज़रूर करिए। खास करके आपको निचला और ऊपरी और निचला, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, ताकि आपका बेहतर तरीके से कोई भी सवाल गलत ना होने पाए, सही से आप उसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।